आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। या गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टर्न पे हमने चैप्टर्स तो कंप्लीट कर दिए थे, होपफुली क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया था चैप्टर का। इस टर्न पे क्या कराना था बच्चों? एनीथिंग दैट स्पेसिफिकली यू हैव टू डिस्कस और रिवीजन कंटेंट दैट यू हैव आस्क्ड फॉर? कोई ऐसा कंटेंट जो आपको रिवाइज करना हो, जो आपको पूछना हो? एनीवन? या कोई चैप्टर जो आप फिर से दोबारा कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो? सेल डिवीजन डिटेल में बताना था। अच्छा ठीक है, लास्ट टर्न पे भी हमने आई थिंक यही सारी चीजें डिस्कस की थी। सेल डिवीजन इस बार डिटेल में बताना है। सो क्लास सेल डिवीजन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल परसों भी समझ सकते हैं आप लोग। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं आप में, या बड़े ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के सेल डिविजन्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस, ठीक है, एंड द सेकेंड डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। सेल का दो तरह से डिवाइड होना माइटोसिस और मियोसिस कहलाता है। माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वाटोरियल डिवीजन है, इक्वाटोरियल बोलते हैं इसको। मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन है, सॉरी, रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। मतलब अगर एक सेल अपने जैसा ही, ठीक है, दो सेल और प्रोड्यूस कर रहा है, इफ अ सेल प्रोड्यूसेस टू सेल्स सेम अलाइक देयर पेरेंट्स, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। बट अगर एक सेल अपने से थोड़ा सा डिफरेंट चार सेल बना रहा है, हाउ मच सेल? फोर सेल्स बना रहा है, तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। मियोसिस बच्चों सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल में होता है। जब सेक्स सेल्स बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं। बाकी पूरी बॉडी एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, ये क्या परफॉर्म करते हैं? माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। मियोसिस सिर्फ सेक्स सेल में होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि मियोसिस से जो सेल बनते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यही वजह होता है, हम किससे बनते हैं बच्चों? हम भी सेक्स सेल से ही बनते हैं ना। मम्मी का सेक्स सेल प्लस पापा का सेक्स सेल, मेल और फीमेल का सेक्स सेल जो होता है वो मिलता है, तब एक इम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो इम्ब्रियो के अंदर जो सेक्स सेल आया वो मियोसिस से आया। तो मम्मी का कुछ डिफरेंट सेल आया, पापा का कुछ डिफरेंट सेल मिलके तब हम एक इम्ब्रियो बनते हैं। और यही वजह है कि हम अपने मम्मी पापा की तरह तो होते हैं, लेकिन बिल्कुल कॉपी नहीं होते अपने मम्मी पापा की। वी आर नॉट द कार्बन कॉपी ऑफ अवर पेरेंट्स, ठीक है। वी आर नॉट द कार्बन कॉपी ऑफ अवर पेरेंट्स। हम उनकी तरह दिखते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है, नाक, मुंह, आंख, बाल, स्किन, बट वी कैन नॉट बी द कार्बन कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स बिकॉज the sex cells that had made the fusion of male and female sex cells. So ये जो cells थे they are variable initially, ये शुरुआत से ही क्या थे? अलग थे, जिसके वजह से क्या हुआ? इम्ब्रियो भी क्या हुआ? थोड़ा सा वेरिएबल बना, ठीक है। No, nobody can be the carbon copy. Nobody can be the carbon copy of their family members. They can be look little bit alike, ठीक है। उनका नाक मिल सकता है, आंख मिल सकता है, चेहरा मिल सकता है, लेकिन सर से लेके पैर तक अगर वो किसी भी पेरेंट्स के कार्बन कॉपी हैं, तो इस बात को ना मैं मानूंगा ना साइंस मानेगा। ऐसा होता है कि कई बार आपके मम्मी में या पापा में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, लेकिन वो उनके अंदर होते हैं। जैसे मान लो पापा के अंदर उनके पापा का कोई जीन रह गया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया,
या मम्मी के अंदर उनके पापा का कोई जीन हुआ जो एक्सप्रेस नहीं पाया। अब उनमें से कोई भी जीन जो उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, वो तुम्हारे अंदर अगर आ गया, वो अगर आपके अंदर आ गया, तो आपके अंदर वो एक्सप्रेस अगर हो रहा है, तो जैसे दादा का नाक लंबा है, ठीक है, नोज का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादा का नाक अगर मान लीजिए क्या था, एलोंगेटेड था। मम्मी और पापा का नाक नहीं लंबा हुआ, ठीक है, लेकिन बच्चे का नाक लंबा हुआ है, ठीक है, तो ये अपने दादा को पड़ गया। किसको पड़ गया? अपने दादा को पड़ गया। हाँ। ये अपने दादा को पड़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पापा के अंदर लंबा नाक वाला जीन नहीं था, उनके अंदर भी ये जीन था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाया। बच्चे के अंदर वो एक्सप्रेस हो गया। कैसे जीन एक्सप्रेस होते हैं, नहीं होते हैं, ये जेनेटिक्स का पार्ट है। आप लोग एकदम नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ेंगे। जेनेटिक्स आपके सिलेबस में आने वाला है, क्लास 9th में, नहीं नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अभी के लिए इतना जानिए। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स का, हाँ, ये भी एक्सप्रेशन ऑफ जीन ही है, ठीक है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें या माइटोसिस कहें, ये सब एक ही चीज है। माइटोसिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, और इसमें जो बच्चा बनता है वो अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी बनता है। बच्चा मतलब जो अगला सेल बना, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा स्किन कट गया, यहाँ पर तुम्हारा स्किन में स्क्रैच लग गया, वो स्किन सेल तो खत्म हो गए, डेड हो गए। स्किन कौन सा डिवीजन करेगा बच्चों? माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा? अभी मैंने बताया, जल्दी बताइए। स्किन कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस या मियोसिस? वेरी गुड पूर्णिमा, नयन, गुड। नहीं, अभी अभी राज नहीं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्टेटमेंट पढ़िए। मियोसिस ओनली अकर्स इन वेयर? स्किन क्या सेक्स सेल है? आयुष अप्रोमय ठीक है, सिद्धि ने भी सही कहा, पीयूष ने भी सही कहा। स्किन, स्किन तो बॉडी में ही आएगा ना। हाँ शुभम ठीक है, बॉडी में है तो बॉडी में तो माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस अकर्स इन स्किन। यही वजह है कि जब तुम्हारा स्किन स्क्रैच आ जाता है स्किन पर, तो जो नया सेल स्किन आता है वो स्किन ही आता है। वो नोज का, आईज का, हेयर का, या टीथ का, बोन का, इसका नहीं आता है। वाई? क्योंकि जो अब आपके हाथ में पहले वाले स्किन हैं, ठीक है, वो अब माइटोसिस डिवीजन करके जहां पे स्क्रैच आ गया उस जगह को फिल करते हैं, तो उस जगह पे नया स्किन बनता है बच्चों। तो स्किन के कट होने पर स्किन ही क्यों बना, कभी आपने दिमाग में नहीं सोचा होगा, कभी आपने नहीं सोचा होगा। और यही यही वजह है कि हम लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब हम बचपन से हर चीज पे गौर नहीं करते हो, तो वहां पर चीजें समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हमने गौर किया होता, ध्यान दिया होता कि यार स्किन की जगह स्किन क्यों आ रहा है, दांत टूटने पे दांत ही क्यों आ रहा है, ठीक है, आईज में स्क्रैच लग जाने, कोई भी हल्का सा टिश्यू कट होने पे आईज का ही टिश्यू क्यों बन रहा है, ठीक है, कहीं पर भी डैमेज होने में बॉडी में वहीं का टिश्यू क्यों बनता है, तब आपको ये चीज समझ में आती कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस मतलब पेरेंट सेल ने जो अगला सेल बनाया है वो एकदम उसी की कार्बन कॉपी होगा। तो स्किन जब अगला सेल बनाएगी, स्किन को पता चला कि यहाँ डैमेज हुआ है, तो जो पहले हाथ में स्किन प्रेजेंट थे उन्होंने नया सेल बनाना शुरू किया। वो नया सेल खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो नया सेल क्या होगा, स्किन ही होगा, ठीक है। इसीलिए जब बैक्टीरिया माइटोसिस डिवीजन करता है, तो वो अगला जो सेल बनता है वो माइटोसिस से ही बनता है और बैक्टीरिया ही बनता है, ठीक है। इसी तरह अमीबा भी अगर मान लीजिए कोई डिवीजन करेगा, तो वो माइटोसिस डिवीजन ही करता है, ठीक है। जिन जो सेक्स सेल्स नहीं बना पाते वो माइटोसिस डिवीजन ही करते हैं। तो उनमें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लो उसको, या माइटोसिस डिवीजन कह लो उसको, ठीक है। वो बच्चा जो भी बनेगा नया डॉटर सेल, वो कार्बन कॉपी ही बनेगा, ठीक है। सेक्स सेल मियोसिस से बनते हैं नयन, यही तो मैंने बोला अभी। सेक्स सेल्स आर नॉट इन, सेक्स सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म का शेप देखिए आप, स्पर्म का शेप इज लाइक कि कोई एक पैथोजन है बैक्टीरिया की तरह, इस तरह टेल लाइक। अब ये जिस पेरेंट से बना है, टेस्टिस से, टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल होता है। ये बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है क्या?
इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह तो नहीं दिख रहा है ना, तो ये सेक्स सेल का जो प्रोडक्शन होता है दैट इज फ्रॉम मियोसिस। हाँ, उसका इनिशियल स्टार्टिंग माइटोसिस से होता है, लेकिन जब वो बनता है, जब वो फुली अपने शेप में आ रहा होता है, तो उसमें मियोसिस होती है। चलिए बच्चों, पहला डिफरेंस बताइए अब आप लोग। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क। लिखिएगा मत, चैट पे मत लिखिएगा, फिर सब लोग अपना अपना डिफरेंस बता देंगे तो काम खराब हो जाएगा। हम 4-5 डिफरेंस पढ़ेंगे मियोसिस माइटोसिस का, और इसी में आपका सेल डिवीजन भी क्लियर करेंगे। पहला डिफरेंस बताइए बच्चों। कोई बच्चा हैंड रेज नहीं कर पा रहा, क्या बात है? अभिराज ने किया, बताइए अभिराज। सर मियोसिस में सेम कॉपी नहीं होता है, बट माइटोसिस में सेम कॉपी होता है। वेरी गुड, ठीक है। मियोसिस में वेरिएबल इंडिविजुअल बनते हैं, जबकि माइटोसिस में सेम कॉपी बनती है। ठीक है, ठीक है अभिराज, आप हाथ, पुट योर हैंड्स डाउन। दूसरा डिफरेंस सिद्धि बताएंगे। यस सर, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस को, आपकी आवाज शायद कट गई। चलिए ठीक है, फिर भी समझ में आ गया आप जो कहना चाह रहे थे। माइटोसिस को इक्वेशनल और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यस सर। इट्स ओके, इट्स ओके। नयन, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट? सर मियोसिस बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होते हैं और माइटोसिस पूरे बॉडी में होते हैं। वेरी गुड। पूरे बॉडी में तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ गया ना? एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सेप्ट, ठीक है, गुड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और सिद्धि बताएंगे, गुड, बताइए। सर, जो डिवीजन होता है उसमें मियोसिस में 4 डिवीजन होता है, जो 23 करके आता है, और माइटोसिस में 2 डिवीजन होता है जो 46 रहता है। गुड, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक और डिफरेंस, हालांकि सिद्धि ने ये बता दिया है डिफरेंस, कि मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे पेरेंट्स में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो बच्चों के अंदर 23 क्रोमोसोम बन जाता है। जबकि माइटोसिस में अगर पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम है, तो बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम ही रहता है। और बताइए बच्चों, मियोसिस माइटोसिस के बीच में कोई डिफरेंस? नयन। सर मियोसिस में 4 डॉटर सेल आएंगे तो 4 न्यूक्लियस भी आएंगे, ठीक है, और माइटोसिस में फिर 2 ही न्यूक्लियस आएंगे। तो है न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पॉइंट को भी रख लेते हैं, बट इसको अभी हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। मैं कुछ और भी पॉइंट सुनना चाह रहा था। ये पॉइंट मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये मैंने आपके कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया था। बस इतना जान लीजिए कि ये पॉइंट अगली जनरेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि जब पेरेंट्स मियोसिस करते हैं तो अगली जनरेशन को क्या फायदा या नुकसान होता है, या जब पेरेंट्स माइटोसिस करके अगला जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो बच्चों को क्या फायदा या नुकसान होता है, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये वाला पॉइंट। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट क्लास 8 स्टूडेंट्स। चलिए,
कुछ हिंट देते हैं। हमारे अगल बगल जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो स्टेबल है या फ्लक्चुएटिंग है? मतलब जो हमारा मौसम है या हर चीज, जो हीट है, लाइट है, ये एकदम सेम रहता है या बदलता रहता है? इज इट स्टेबल और फ्लक्चुएटिंग? चैट में आंसर दीजिए। पायल ने कहा फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, बदलता है। तो अब ये बताइए कि जो अगला जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन, अगला जनरेशन अगर पेरेंट की तरह होगा तो आपके फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट से लड़ पाएगा, या थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होगा तो वो लड़ पाएगा? सबने सुना होगा, सबने सुना होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर तुम आज अपने पूर्वजों की तरह ही रहते, वेरी गुड अप्रोम, हाँ आयुष, ठीक है, गुड। अगर तुम अपनी पूर्वजों की तरह ही रहते, जैसे तुम्हारे पूर्वज थे, जितना उनका दिमाग था उतना ही तुम्हारा दिमाग रहता, तो क्या तुम आज के इन्वायरमेंट में अच्छे से सरवाइव कर पाते? क्या तुम रॉकेट बना पाते? क्या तुम घर बना पाते? क्या तुम सैटेलाइट बना पाते? यही वजह है कि मियोसिस चेंज देता है, वेरिएबिलिटी दे रहा है, और चेंज जो होता है वो आपको ज्यादा क्या बनाता है, एडाप्टिव बनाता है। और जो मियोमाइटोसिस होता है उसमें जैसा पेरेंट्स था वैसा ही अगला जनरेशन बनता जा रहा है। अब तुम्हारा इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है और तुम वैसे के वैसे बने हुए हो, तो इन्वायरमेंट का साथ क्या कंडीशन है? अगर तुम इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ढलोगे तो इन्वायरमेंट तुमको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लेस एडाप्टिव होते हैं। ठीक है, ये इतने एडाप्टिव नहीं होते, जबकि मियोसिस वाले क्या होते हैं, ज्यादा एडाप्टिव हो पाते हैं। और जो ज्यादा एडाप्टिव होगा वो ज्यादा सरवाइव करेगा, मोर सर्वाइवल है। ठीक है, लेस एडाप्टिव में लेस सर्वाइवल रेट है। तो जो ऑर्गेनिज्म मियोसिस करते हैं उनकी बॉडी हर अगली जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंज होती है, और ये चेंज जो होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और ये चेंज क्या करता है, इन्वायरमेंट में उसको रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडाप्टेबल बनाता है, ज्यादा सस्टेनेबल बनाता है। इसीलिए जिन ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होता है वो एडवांस ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं, वेयर एज दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट परफॉर्म मियोसिस, व्हिच कैन ओनली डू माइटोसिस, वो क्या होते हैं, लेस एडाप्टिव होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में पूरी बॉडी में होता है। आपकी बॉडी में अगर पूछा जाए माइटोसिस किन किन कामों के लिए हो रहा है, मियोसिस तो चलिए ठीक है, सेल, सेक्स सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, माइटोसिस का काम क्या है आपकी बॉडी में बच्चों, स्पेसिफाई कीजिए। वेरी गुड पूर्णिमा, आपके बॉडी का रिपेयरमेंट। तुम्हारे बॉडी में कहीं भी कोई चोट लग गई, डैमेज हो गया, तो वहां पर जो नया सेल लाना है माइटोसिस से ही आएगा, और रिपेयर करेगी आपके बॉडी को। ओके, स्क्रैच रिकवर करेगी, चलिए ठीक है, रिकवर करेगी। आपका सबसे बड़ी चीज है, ग्रोथ करती है। तुम जब पैदा होते हो तो तुम्हारी हाइट कितनी होती है, जब तुम बड़े हो जाते हो तब तुम्हारी हाइट कितनी हो जाती है। ये जो तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने का मतलब सेल बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर। ये जो नए सेल्स बढ़ रहे हैं, क्या ये सेक्स सेल्स हैं? नहीं ना, ये आपके बॉडी के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। ये सेल्स कौन बढ़ा रहा है, माइटोसिस बढ़ा रहा है तुम्हारा, बचपन से लेके अब तक। हाँ, जो भी चीज बढ़ रही है, हड्डी बढ़ रही है, बोन मतलब नोज बढ़ रहा है, आईज बढ़ रहा है, सब कुछ जो है, ठीक है, ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं, ये किसकी देन है, ये आपके माइटोसिस की देन। समझ में आ गया बच्चों? जितने बच्चों को समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स हैंड रेज करेंगे। ओनली 12 participants has raised their hand. What about the students? 15 बच्चे।
16 स्टूडेंट्स। अभी भी 4 बच्चे कम है, सो रहे हो क्या तुम लोग? 17 बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, जो बच्चे हैंड रेज नहीं किए हैं, फिर वो मुझे बताएंगे क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं उनसे दूसरी चीज पूछूंगा। 19 स्टूडेंट्स, एक बच्चा और कौन रह गया देखें भाई। काजल कुमारी। काजल जी बताइए क्या तकलीफ है? अच्छा हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। आदित्य कुमार, पुट योर हैंड्स डाउन बच्चे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी सेल डिवीजन कहाँ पर होती है और इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इसके जो मैकेनिज्म्स हैं वो आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगी कि मियोसिस कैसे होता है, एक सेल अलग कैसे होती है, दो सेल में क्यों कन्वर्ट होती है, मियोसिस कैसे हो पाता है या माइटोसिस कैसे हो पाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम कैसे रह जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे हो पाता है। ये क्लास 12 में ज्यादातर पढ़ेंगे आप, क्लास 10th में थोड़ा सा पार्ट आपको इसका पढ़ना होगा। मगर अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपको क्लास 10th और क्लास 12th में 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको समझने में, क्योंकि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा अगर आपने समझ लिया है तो। अगला कोई टॉपिक जो आपको समझना हो बच्चों? सेल डिवीजन तो रह गया था लास्ट टर्न का ही। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शुभम ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है। मैं एक एक करके लेता हूँ। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कवर कर दूं, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फायदे के होते हैं, बेनिफिशियल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज हार्मफुल। अब हम कुछ एग्जांपल हार्मफुल के लेंगे। जैसे कि हार्मफुल में अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता, क्या कॉज कर सकते? कोई एक एग्जांपल बताइए जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता हो आपके अंदर। कोई भी बच्चा। हजारों डिजीजेज हैं बैक्टीरिया से होने वाली, कोई भी एक डिजीज का नाम बताइए। वेरी गुड सिद्धि, पूर्णिमा, शाबाश। सिर्फ 2 ही बच्चों को पता है, पीयूष गुड। तीन बच्चों ने डिजीज बताया जिसमें 2 बच्चों का कॉमन है, फिर भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट इन्हें पता है। हाँ शुभम, पूर्णिमा ठीक है, गुड। नहीं नहीं, कोरोना नहीं है भाई, नहीं नहीं, रिंग वॉर्म भी नहीं है। देखो, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, कॉलेरा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है, जिसको जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं हमारे अंदर, और बैक्टीरिया ही उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो बैक्टीरियल डिजीज में हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, टीबी। इसी तरह वायरसेस में भी बहुत से वायरस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो वायरस से होने वाली डिजीज का नाम, वायरस से होने वाले डिजीज का नाम बताइए। ठीक है पीयूष, पूर्णिमा गुड, अप्रमय ओके। तो बच्चों ने पोलियो और एड्स बताया, ऑब्वियसली यहाँ पर आप कोरोना बता सकते हैं। हाँ, अभिराज ने कोरोना बताया, शुभम ने पोलियो बताया, तो हम कोरोना ही लिख देते हैं, मान लो। ठीक है, लेटेस्ट चीज ज्यादा अच्छी लगती है, तो कोरोना
हाँ कोविड लिख सकते हैं, जो भी आप बोलिए। राइनो वायरस लिख सकते हैं, जो आपका कॉमन कोल्ड कराता है। इसी तरह प्रोटोजोआ भी एक होता है। प्रोटोजोआ को जल्दी आदमी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हालांकि प्रोटोजोआ बहुत घातक चीज है, बहुत खतरनाक चीज होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से थोड़े एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं आपकी बॉडी को। कोई एग्जांपल पता है आपको प्रोटोजोआ का? वेरी गुड। नयन नहीं, पूर्णिमा डेंगू वायरस से होता है। सिद्धि गुड। चलिए ठीक है, तो सबसे कॉमन डिजीज है प्रोटोजोआ से होने वाली, उसको हम मलेरिया कहते हैं। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं। शुभम ने सही आंसर। स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज होती है, वो भी इससे होती है। एक होती है काला आजार, काला बुखार उसको बोलते हैं, वो भी इसकी वजह से होता है। ठीक है बच्चों, एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई जिसको कहते हैं, तो फंजाई से होने वाली कोई डिजीज बच्चों? वेरी गुड नया। पूर्णिमा गुड। सबको पता होगा, स्किन पे होता है, वो राउंड राउंड शेप का बन जाता है। हाँ हाँ ठीक है शुभम। उसको हम रिंग वॉर्म भी बोलते हैं। एक और डिजीज का नाम मैं सुनना चाह रहा था बच्चों। हाँ फंगस तो है, लेकिन कौन सा फंगस? एस्परजिलोसिस। ठीक है, एस्परजिलोसिस भी कह सकते हैं, एथलीट्स फुट्स भी कह सकते हैं। अब मुझे लग रहा है बच्चे बुक से देख के बता रहे हैं या नेट से, बट एनी हाउ एथलीट फुट्स भी कहते हैं। एक और डिजीज था बच्चों, जो कोरोना के बाद आया था, बड़ी वैरायटी में आ रहा था, येलो ब्लैक रेड, ऐसे वैरायटी में फंगल डिजीज ही आया था, बहुत तेजी से वो। हाँ अप्रोमय ने बताया। चिकन पॉक्स बच्चे वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। हाँ पूर्णिमा अप्रोमय ने बताया। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये जो डिजीजेस आई थी वो भी फंगल डिजीज ही थी। चलो ठीक है, ये डिजीजेस, ये माइक्रोब से होने वाले डिजीजेस हैं। एक वॉर्म भी होता है, हेलमेंथिक डिजीज, जो वॉर्म्स से होते हैं। तो कुछ वॉर्म्स दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं, तो वॉर्म्स नहीं लेंगे हम। ठीक है, अब इन्हीं बेनिफिशियल में से ये बताइए कौन सा बैक्टीरिया फायदेमंद होता है बच्चों? ये तो आपने बता दिया कि चलो ये बैक्टीरिया नुकसान करता है। बैक्टीरिया का कोई फायदा बताओ। वेरी गुड। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैब, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, ये कर्ड बनाता है। ठीक है, कर्ड बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कोई ऐसा वायरस जो हेल्पफुल है आपके लिए किसी भी वे में? नहीं है, ओके। नो एनी वायरस येट। अच्छा, है। अम, गंगा नदी के बारे में आप सबने सुना होगा। गंगा नदी में एक वायरस का यूज किया जाता है, वो वायरस बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप उस वायरस को देंगे, उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया को वो क्या किल करेगा, और बैक्टीरिया जितना ज्यादा खत्म होता जाएगा, पानी की क्वालिटी साफ होती जाती है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज, सॉरी वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। या अगर आपके अंदर भी मान लो कुछ बैक्टीरिया चला गया है, बैक्टीरिया को किल करना है, तो आप बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज कर सकते हैं उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए, डैमेज करने के लिए। ठीक है, तो आप बस ये लिख लीजिए, टू क्लीन रिवर्स। ठीक है, तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और एक्सटर्नली भी उसको यूज किया जा रहा है, डाला जा रहा है, ताकि बैक्टीरिया को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, वहां से खत्म किया जा सके गंगा नदी में से। प्रोटोजोआ का कोई यूज बच्चों? इनका कोई यूज नहीं, एज सच इनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, हमारे लिए तो नहीं है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए होता होगा। फंगस का कोई यूज जो आपके लिए होता हो? फंगस के बहुत ज्यादा यूज है बच्चों।
फंगस का बहुत ज्यादा यूज है बच्चों आपके अंदर। वेरी गुड। मशरूम बच्चों ने कहा मेडिसिन एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, वेरी गुड। फूड्स में डाला जाता है, ये जो चीज वगैरह बनता है ना, वो भी फंगस से बनता है, गुड, शाबाश। बहुत फंगस का बहुत यूज है। अल्कोहल बनता है फंगस से, बहुत सारे एसिड्स बनते हैं फंगस से, जिसमें एक एसिड है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, हाँ सिट्रिक एसिड बनता है। और बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं फंगस से। ब्रेड, जितनी भी ब्रेड मेकिंग कंपनीज हैं, ये जो आप आटा सान के ब्रेड बना लेते हो, ये भी फंगस से ही बनता है। ईस्ट नाम का फंगस है, हाँ ठीक है। तो ब्रेक लिख दिया मैंने, ब्रेड लिख दे रहा हूँ। ब्रेड बनाने में, चीज बनाने में फंगस का यूज होता है, ठीक है। अचार बनाने में, अचार आप लोग जानते होंगे, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, विनेगर, विनेगर बनाने में यूज होता है। तो बहुत सारी चीजों में फंगस का यूज होता है। पेनिसिलिन नाम का एक फंगस है जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। वो आप दवा की तरह यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करता है। आप उसको खाते हैं तो आपके अंदर कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो वो खत्म हो जाता है। एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। इसी तरह मशरूम है एडिबल फंगस, तो एडिबल में मशरूम आ जाएगा, जिसको आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सभी मशरूम्स को नहीं, कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं। वेरी गुड। फंगस डिकम्पोजर भी होता है, मतलब आपके जितने क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट को रिमूव करता है, हटाता है, खत्म करता है, डिजनरेट करता है। तो फंगस डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो बहुत यूज है बच्चों, फंगस के बहुत यूज हैं, ठीक है। कुछ फंगस ऐसे होते हैं, हाँ एल्गीज कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल, बट ठीक है। अभी हम एल्गीज को, कुछ फंगस एल्गीज के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये बताता है कि ये अपना कलर चेंज कर देता है, जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा ये अपना कलर चेंज कर देगा। तो एयर में पॉल्यूटेंट की क्वालिटी को ये लाइकेंस बताते हैं, ठीक है। तो बहुत फंगस के बहुत यूज हैं बच्चों, और ये फंगस के यूज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक, एक बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है एंटीबायोटिक की तरह यूज किए जाते हैं। और बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो हमारे लिए फायदेमंद है वो डिकम्पोजर्स है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब मैं एक और बच्चे ने नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में पूछा था, उस पे आऊंगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, और ये बैक्टीरिया किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये मैं अब आगे के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। हु आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस और प्रोटोजोआ? मैं बताता हूँ, पूर्णिमा अप्रो, मैं दोनों के क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। बस रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। पहले एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले किसका, अप्रोमे का। सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि वायरस आधा लिविंग आधा नॉन लिविंग होता है, तो वायरस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोला जाता है वो बैक्टीरिया की ही एक स्पीसीज होती है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर, बैक्टीरिया में ही एक स्पीसीज आती है, स्पेशल बहुत छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, माइकोप्लाज्मा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाई कांट एंटीबायोटिक्स बी यूज्ड, वायरसेस के ऊपर सेल वॉल नहीं होता। एंटीबायोटिक ज्यादातर सेल वॉल को डिजनरेट करके ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, वायरस के ऊपर सेल वॉल होता ही नहीं है, इसी वजह से एंटीबायोटिक को उनके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। और वायरस आपके सेल के अंदर ही जा करके तब अपना टॉक्सिक या अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर आपको वायरस को किल करना है तो आपको अपने सेल को ही मारना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है।
हाँ, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसको सेल कह लो, ऑर्गेनिज्म कह लो, ठीक है। दिस इज द माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ओके। सो नाउ कम टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लास, प्लांट नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते। प्लांट नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि N2 क्या होते हैं, इसमें दो N ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, इस तरह से होते हैं, और एक N को ये अलग छुड़ा नहीं सकते, ले नहीं सकते। बड़ी मुश्किल होती है इन लोगों को। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है? प्लांट एन नाइट्रोजन लेके क्या कर लेगा, और प्लांट ले ना ले हमसे क्या मतलब है? मतलब है नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन को तो आपको कंज्यूम भी करना होता है। सो प्लांट आपको प्रोटीन नहीं देंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा नहीं। या अगर आप एनिमल खा करके भी प्रोटीन गेन कर रहे हैं तो एनिमल को जो प्रोटीन मिल रहा है वो प्लांट से ही मिल रहा है। सबको जो कुछ भी मिल रहा है वो प्लांट से ही मिल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो प्लांट अगर प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सिर्फ शुगर थोड़ी खाना है, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ये कौन देगा? प्लांट देगा। तो प्लांट को इसके लिए नाइट्रोजन मिलना जरूरी है। इस नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स के रूट में भी प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन को N2 से इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, NH3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्राइट के फॉर्म में, सॉरी अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर NO2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म होता है। प्लांट के लिए क्या होता है? यूजेबल फॉर्म होता है। तो ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल बनाते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट प्रोटीन प्रोडक्शन, and plant will produce protein, therefore it can go further into animals and humans also. समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दीजिए बच्चों। सिर्फ 5 बच्चे। मैं सबके हैंड देखता हूं, जिन्होंने नहीं रेस किया आप फिर आपसे पूछा जाएगा क्या नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, बताइए कहाँ थे आप? कौन नहीं हैंड रेस किया है? हाँ, पूर्णिमा, अनीश, आयुष, आदित्य, श्रेया। क्यों भाई? व्हाट हैपेंड विथ ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। हाँ, वो एक बैक्टीरिया का नाम आपने बताया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, दैट इज नॉट ओनली राइजोबियम। रूट वाले का एग्जांपल आप राइजोबियम लिख सकते हैं। जो रूट के अंदर रह करके प्लांट के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये बैक्टीरिया एक एग्जांपल दे रहा हूं जो सॉइल में रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ऐसे बहुत से हैं, आपको हायर क्लासेस में इसकी स्टडी कराई जाएगी। और कोई कंसेप्ट बच्चों जो आपको समझना है? मैं एक ही कंसेप्ट लूंगा, कोई और लास्ट, जो बच्चे का पहले आ जाए। उसके बाद के जो भी कंसेप्ट होंगे क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। जो पूछना है पूछ सकते हो।
कोई क्वेश्चन नहीं क्या भाई? बहुत अच्छी बात है। चलिए तो पूछ लेते हैं कुछ आप लोगों से फिर, जो आज पढ़ा है उसमें से। ओके। हाँ, भाग तो नहीं रहे बच्चे। तरुण कुछ कहना है क्या आप? 4 बच्चे भाग गए, 3 बच्चे भाग गए। ठीक, वेरी गुड। बताओ, 8th में बच्चों का ये हाल है, ये भाग रहे हैं। बताओ ये क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बताइए ऐसा बच्चे। चलिए बच्चे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग में माइटोसिस होता है, ह्यूमन बीइंग में माइटोसिस हो रहा है, सपोज दैट स्किन में हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका स्किन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है? मैंने कहा ना, माइटोसिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही है। तो क्या आपके स्किन में अगर माइटोसिस हो रहा है तो क्या उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे? अभिराज ने कहा यस, पायल ने कहा हाँ, नयन ने कहा यस, शुभम ने भी कहा यस, पीयूष ने भी कहा यस, अप्रमेय ने कहा यस, श्रेया ने भी यस कहा, आर्यन ने भी यस कहा, आयुष ने भी यस कहा। चलिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि सब बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, एक साथ वो भी। मैं बताता हूं क्यों। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन। अगर तुम माइटोसिस करके भी अगली जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, तुमने अपने स्किन से एक नया ह्यूमन थोड़ी बना दिया। तुमने अपने स्किन से सिर्फ एक स्किन ही बनाया, जो कि एक नई जनरेशन नहीं है, वो आपके स्किन का पार्ट ही बन के रह गई। ठीक है, अगर एक हाइड्रा डिवाइड होकर के, माइटोटिकली डिवाइड होकर के एक नया हाइड्रा नहीं बना पा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एक अमीबा डिवाइड होकर के नया अमीबा नहीं बना पा रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अगली जनरेशन का प्रोडक्शन, नेक्स्ट जनरेशन का होना, ये शर्त है। रिप्रोडक्शन फिर कहेंगे क्यों हम? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन। एक इंडिविजुअल अपने दम पर एक अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर दे, अपनी तरह पूरी की पूरी अगली जनरेशन बनाए। अब बताओ बच्चों, स्किन ने क्या अपनी अगली जनरेशन बना दी? स्किन ने क्या एक नया पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया? नहीं ना। सेल बनना, अगली जनरेशन बनना इज डिफरेंट। सेल तो बनेगा ही, सेल तो बनेगा ही, बट सेल कैन बी कंसिडर्ड एज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आंसर दीजिए, एकदम दिमाग का यूज कीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, why not sir? Because it does not produce next generation from mitotic division. Okay, it is the means criteria for any reproduction that it should produce next generation, the next complete organism from that division. किसी भी डिवीजन से जब तक तुम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहे हो, वो एक रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट टाइम कौन भागेगा? नेक्स्ट टाइम तो बहुत मारूंगा ऑफलाइन मिलने पर। जो भागने की कोशिश करेगा नहीं बताएगा तो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल या प्लांट या ऑर्गेनिज्म का नाम आप बताओ जो मियोसिस करते हो, जो तुम लोग को पता हो। हर वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो मियोसिस करता है। अब तुम बताओ, तुमको कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म याद है जो मियोसिस कर सकता है या करता होगा, या जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे? फ्रॉग, रैट, ये स्मॉलेस्ट है, ये तो बहुत हायर हायर ऑर्गेनिज्म। फिर भी ठीक है, जो आप लोगों को पता है ठीक है।
फिशेस भी करती हैं, एंट भी करते हैं। हाँ चलो, पीयूष थोड़ा नीचे गया स्मॉलेस्ट पे। श्रेया ने भी फ्रॉग ही बोला। अप्रोमे ने हाइड्रा, हाइड्रा नहीं करता। एंट कह सकते हैं आप। हाँ पायल। आदित्य फ्रॉग। अर्थवर्म कर सकता है, वेरी गुड। अभिराज थोड़ा और पहले गए। और क्या? कार्टी कार्डिग्रेड्स, टार्डिग्रेड्स, कार्टिग्रेड। अप्रो में एक बार और नाम लिखिए, मैं समझ नहीं पाया। एंड्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस और एल्गीज में देखा गया था पूरी तरह से। ठीक है, कुछ फंगस और एल्गीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, और धीरे धीरे हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये चीज आई और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे। अमीबा नहीं करता, अमीबा नहीं करता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन में आएंगे तो इस पे डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, प्लांट से हम ग्लूकोज या शुगर के अलावा और क्या क्या चीजें लेते हैं? व्हाट आर द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेन फ्रॉम प्लांट्स एक्सेप्ट शुगर और ग्लूकोज? ठीक है, इन दोनों, इसको छोड़ करके और क्या क्या चीजें हम गेन करते हैं? नहीं, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। शुगर, शुगर को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बच्चों। ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च होता है। ठीक है, तो ऑल आंसर्स आर सेम। इसके अलावा हम और क्या गेन कर रहे हैं, यह आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ, ये मैं पूछूंगा क्लास में आकर। पायल, नयन, ठीक है। अप्रमेय ये कह सकते हो आप, लेकिन आप अपने लिए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में क्या गेन कर रहे हैं वो आप बताइए। वो तो एक लकड़ी आपने गेन किया, रबर आपने गेन किया, ये एक इंडस्ट्रियल यूज हो गया। हमने अपनी बॉडी के लिए क्या गेन किया वो हमको बताना है। ठीक है, एनर्जी तो ग्लूकोज से ही मिलेगी। और न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। इन सब में से क्या क्या चीजें गेन किया वो आपको बताना है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टर्म विद दिस। हाँ, ऑक्सीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लेकर के रखिएगा। बाय बच्चों।